हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं आपके सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर नंबर 5 और लाइटिंग तथा डीसी सिस्टिंग। और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्तु गणक उन्नत संधारित्र पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैपेसिटर। ये क्या होते हैं देखिए, चोक के कारण जो फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट होते हैं, प्रतिदीप्ति नलिका परिपथ का शक्ति गुणक कम हो जाता है। इसका मान बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ती धारा प्रदाय के आर पार लगभग 5 μF तक संधारित्र संयोजित किया जाता है, जिसके शक्ति गुणक उन्नत संधारित्र कहते हैं। इससे नलिका परिपथ का शक्ति गुणक बढ़ जाता है। प्रतिदीप्ति नलिका संधारित्र रहित तुल्य परिपथ रेख या इससे संबंधित सदिश रेख प्रदर्शित किया जाता है। सदिश रेख से स्पष्ट है कला वोल्ट φ1 का मान अधिक होने के कारण संबंधित शक्ति गुणक cos φ1 का मान 0.4 से 0.5 होगा। प्रतिदीप्ति नलिका का संधारित्र सहित तुल्य परिपथ आरेख तथा इससे संबंधित सदिश रेख दर्शाया गया है, देखिए डायग्राम में। परिणामी कला कोण φ का मान कम होने के कारण संबंधित शक्ति गुणक cos φ का मान अधिक 0.85 से 0.95 होगा, यह होता है। फिर है आपका रेडियो व्यतिकरण निवारक संधारित्र। आरंभिक स्थिति में ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनसे निकट स्थित रेडियो की ध्वनि में तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के कार्य में बाधा पड़ती है। इस बाधा का दमन करने के लिए स्टार्टर के अंदर समानांतर में स्टार्टर तारों के मध्य 0.202 से 0.05 μF एक संधारित्र संयोजित किया जाता है, जिसे रेडियो व्यतिकरण निवारक संधारित्र कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब। प्रतिदीप्ति नलिका की संरचना देखिए कहती है, ये विद्युत परिपथ 5.2 में प्रदर्शित किया गया है। 5.2 क्या है? ये प्रतिदीप्ति विसर्जन प्रवर्तक युक्त प्रतिदीप्ति नलिका का संयोजन आरेख है। देख रहा चोक फ्लोरोसेंट ट्यूब, या F1 है या F2 है। यह है 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक व्यास तथा 60 से 150 सेंटीमीटर तक लंबाई की एक कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के कुंडलाकार तंतु लगे जाते होते हैं, जिन्हें कहते हैं उद्गरण या इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है, ताकि थोड़ा गर्म होने पर आसानी से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों। इन दोनों तंतुओं को नली के दोनों सिरों पर इस प्रकार सील करते हैं कि प्रत्येक तंतु के जो दोनों सिरे हैं वो पिन के रूप में बाहर निकल रहे हैं, और ताकि नली को विद्युत परिपथ में सुविधापूर्वक संयोजित किया जा सके। ट्यूब के अंदर की वायु निकालकर ट्यूब में पारे के लगभग 2.5 मिलीमीटर न्यून दाब पर आर्गन या अन्य निष्क्रिय गैस भरी जाती है। 2 बूंद पारे की भी इसमें अंदर डाल दी जाती हैं। नली की भीतरी सतह प्रतिदीप्ति देने वाले पदार्थों के पाउडर का लेप कर देते हैं। पारद वाष्प में विसर्जन से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट रेस इस लेप में शोषित हो जाती हैं, उनसे दर्शक प्रकाश उत्पन्न होता है। कुछ प्रतिदीप्ति वाले पदार्थ और उनसे निकलने वाले प्रकाश का रंग निम्न तालिका में दे रखा है। देखिए, कैडमियम बोरेट लाल गुलाबी रंग देता है, तरंग लंबाई 6150। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। प्रतिदीप्ति नलिका का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं देखिए इसके। इसे प्रकाशित करने के लिए संपूर्ण उपसाधनों सहित ये विद्युत परिपथ किसमें 5.2 में दिखाया गया है, जो अभी डायग्राम था, PDF में आप लोग देख लेना इसको। जो ट्यूब लैंप को प्रकाशित करने के लिए प्रदायी वोल्टता का स्विच ऑन किया जाता है, तो परिपथ में धारा चोक फिलामेंट व स्टार्टर से होकर प्रवाहित होती है, और ट्यूब इलेक्ट्रोड गर्म होकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। इसके फलस्वरूप नलिका के अंदर भरी ऑर्गन गैस का कुछ आयनीकरण हो जाता है और नलिका की अचालकता कम हो जाती है। इसी समय पर स्टार्टर के संपर्क बिंदु खुलते हैं और परिपथ में धारा का प्रवाह अचानक रुक जाता है। इसी धारा परिवर्तन के फलस्वरूप चोक कॉइल में कुछ क्षण के लिए बहुत उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। यह विभवांतर नलिका में दोनों तंतुओं के बीच लगता है, तो ट्यूब में तीव्र गति का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो लैंप में भरी निष्क्रिय गैस आर्गन तथा पारे की वाष्प को पर्याप्त मात्रा में आयनीकृत कर देता है। अब इलेक्ट्रॉनों, गैसीय आयनों तथा पारद वाष्प आयनों के कारण नलिका की चालकता बढ़ती है और नलिका के अंदर दोनों तंतुओं के मध्य विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। विसर्जन का अर्थ क्या है? प्रकाश और ऊष्मा विकिरित करते हुए धारा का प्रवाह। यह विसर्जन गैस द्वारा होता है, इसलिए इसे गैसीय विद्युत विसर्जन कहते हैं। विसर्जन आरंभ होने के में चोक में धारा बहती है और विभवांतर कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो विसर्जन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नलिका में एक बार अगर विसर्जन स्टार्ट हो जाता है तो कम विभवांतर पर भी विसर्जन चलता रहता है। इसके बाद चोक का कार्य नलिका में विसर्जन तथा परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। फिर आता है आपका उच्च दाब वाले पारद वाष्प दीप अथवा लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप सहायक उद्रप्ररूपी MA टाइप लैंप्स क्या होती हैं? ये 250, 400, 1000 वाट के साइज में बनाई जाती हैं। ऊर्ध्वाधर स्थिति में चोक के साथ 100 से 130 या 200 से 250 वोल्ट AC मेंस पर कार्य करते हैं। मरकरी वेपर लैंप सहायक उद्गण तथा टंगस्टन तंतु प्ररूपी MAT टाइप लैंप्स, ये लैंप 300 से 500 वाट के साइज में बनाई जाती हैं।
मरकरी वेपर लैंप बेनेट कैप युक्त एमबी टाइप लैंप्स, ये 80 से 125 वाट के साइज़ में बनाए जाते हैं। ये उच्च दाब वाले लैंप होते हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में प्रतिस्थापित कर प्रयोग किया जा सकता है। फिर है एमबी टाइप लैंप क्या होते हैं, देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। यह लैंप कठोर कांच बोरोसिलिकेट की ट्यूब का बना होता है। आर्क ट्यूब भी कहते हैं। इसके दोनों सिरों पर ऑक्साइड लेपित तार के कुंडलाकार क्या होते हैं, कुंडलाकार मुख्य मेन इलेक्ट्रोड्स होते हैं और टोपी सिरा वाली ऊपरी इलेक्ट्रोड के पास एक आरंभिक इलेक्ट्रोड होता है जिसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो नीचे वाले मुख्य इलेक्ट्रोड से एक श्रेणीबद्ध उच्च प्रतिरोध द्वारा संयोजित रहता है। यह संपूर्ण आर्क ट्यूब का संयोजन एक अन्य बाह्य कांच की वायु निष्कासित नलिका में रहता है ताकि आंतरिक आर्किंग ट्यूब ताप परिवर्तन से सुरक्षित रहे और परिचालन के समय आंतरिक आर्किंग ट्यूब उच्च ताप पर कायम रहे और ऊष्मा हानि कम हो। इस लैंप की टोपी प्रायः चूड़ीदार होती है। लैंप के साथ लैंप में विसर्जित धारा के नियंत्रण के लिए उच्च क्षमता का एक चोक श्रेणी क्रम में लगाते हैं और शक्ति गुणक को उन्नत करने के लिए एक कैपेसिटर प्रत्यावर्ती धारा प्रदायी वोल्टेज के अक्रॉस लगाया जाता है। जैसे कि अंदर की आर्किंग ट्यूब में कम दबाव पर आर्गन गैस की कम मात्रा के साथ थोड़ा मरकरी भरते हैं जो शीत अवस्था में ट्यूब के आंतरिक सतह पर जमा रहता है। इससे क्या होता है, जब प्रदायी वोल्टता का हम स्विच ऑन करते हैं तो संपूर्ण प्रदायी वोल्टता ट्यूब के अंदर दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड के मध्य लगती है। इससे ट्यूब में वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। तब सबसे पहले ऊपर के मुख्य इलेक्ट्रोड तथा निकटवर्ती सहायक इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कम होने के कारण विसर्जन प्रारंभिक होता है। जैसे कि यह है उच्च प्रतिरोध और यह है सहायक इलेक्ट्रोड, ये चोक हो रहा है यहाँ पे। फिर है इसमें देखिए ये मुख्य इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, सहायक इलेक्ट्रोड, करंट लिमिटिंग हाई रजिस्टर, और ये लोअर मेन इलेक्ट्रोड है। ये बाहरी ट्यूब है और ये क्या है, इसमें मरकरी तथा आर्गन युक्त आंतरिक ट्यूब। यहाँ से AC मेंस करंट दे रहे हैं और ये कैपेसिटर है। फिर ये क्या है, चोक है। फिर क्या होता है, इससे जो होता है कि तब सर्वप्रथम ऊपर के मुख्य इलेक्ट्रोड तथा निकटवर्ती सहायक इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कम होती है और विसर्जन प्रारंभ होता है। तब ट्यूब की संपूर्ण आर्गन गैस आयनीकृत हो जाती है। इसके फलस्वरूप नलिका के अंदर उत्पन्न हुआ ताप पारद को वाष्पित कर देता है और पारद वाष्प का आयनीकरण बेहद नीचा होने से विसर्जन पारद में होने लगता है। एक बार जब आर्किंग ट्यूब पारद वाष्प से भर जाती है तब धारा प्रवाह के लिए दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड के मध्य कम प्रतिरोध का सुचालकीय परिपथ बन जाता है और दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड के बीच प्रबल बल विसर्जन होने लगता है और सहायक इलेक्ट्रोड द्वारा होने वाले प्राथमिक विसर्जन तथा कार्बन के उच्च प्रतिरोध से होकर बहने वाला धारा प्रवाह स्वतः बंद हो जाता है। इस ऑपरेशन में लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है, जो लैंप के डिज़ाइन पर निर्भर करता है। फिर क्या है, इसके लक्षण और विशेषताएं क्या क्या है, इसके फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है कार्यकाल में लैंप को वर्टिकल पोजीशन में लटकाते हैं ताकि आर्क से आंतरिक आर्किंग ट्यूब जलकर नष्ट न हो। लैंप को प्रकाशित करते समय चौक में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो तो अथवा चौक से लैंप के आर पार समांतर क्रम में लगा दिया हुआ तो आर्किंग ट्यूब तत्पर नष्ट हो जाती है। मरकरी लैंप से बहुत अधिक मात्रा में अल्ट्रा वायलेट रेस निकलती है जो आंखों के लिए हार्मफुल है, इसलिए लैंप की ओर प्रत्यक्ष खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। यही कारण है कि इन लैंपों का यूज़ इंडोर लाइटिंग के लिए नहीं होता। मरकरी लैंपों को पूर्ण रूप से एनलाइटेड होने में 5 से 10 मिनट तक का समय लगता है। प्रकाशित लैंप को बुझाने के पश्चात पुनः तत्पर प्रकाशित करने में भी 5 से 10 मिनट का समय दोबारा लगता है, क्योंकि आर्गन गैस का जो न्यून दाब पर ही आयनीकरण होना संभव होता है। इसलिए मुख्य इलेक्ट्रोड तथा सहायक इलेक्ट्रोड के मध्य पुनः विसर्जन आरंभ होने के लिए ट्यूब का ठंडा होकर पारद वाष्प का दबाव कम होता है। मरकरी लैंपों की दक्षता 30 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है, अर्थात तापदीप लैंपों से 2 गुनी होती है। इन लैंपों से नीले सफ़ेद रंग का तीव्र प्रकाश होता है, रेडिएट होता है प्रकाश विकिरण। इन लैंपों का जीवन काल 5000 घंटे होता है। इन लैंपों के साथ तापदीप लैंपों का प्रयोग आवश्यक होता है ताकि मरकरी लैंपों के आरंभिक काल के समय में अंधकार से बचा जा सके। इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इनका यूज़ देखिए क्या होता है। आउटडोर फ्लोर लाइटिंग के लिए होता है, शहर तथा कस्बों के आंतरिक मार्ग, चौराहे, वाहन क्रॉसिंग, पुल, पनघटों पर, मेलों, नुमाइश, हाटों, पैठ, मुख्य बाजार, तीर्थ स्थान, स्नान घाट, सिनेमा घर इत्यादि, खेल कूद के मैदान, क्रीड़ा स्थल, घुड़दौड़ के स्थान, मल्ल युद्ध के स्थान, रामलीला के मैदान, परेड इत्यादि में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, ये सब में भी होता है।
बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ये जितने भी स्टैंड होते हैं, डीजल तथा पेट्रोल पंप हाउस, इन सब में विद्युत के जनक केंद्र, नियंत्रण केंद्र, संचरण केंद्र पर भी इसका यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।